प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सप्ता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। यमुना की सफाई को लेकर सीएम रेखा गुप्ता ने किया निरीक्षण, विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, यमुना में गिरने वाले सभी 22 बड़े नालों में से गाद निकालने का चल रहा काम। यूपी से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर साधा निशाना, याद दिलाई सपा सरकार की नाकामी। कहा, सपा ने किसी भी जाति का नहीं समझा दुख, केवल अपनी जाति को दी प्राथमिकता। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय का आया बयान। कहा, राम मंदिर में होगा विस्तार, कई मूर्तियों की होगी प्राण प्रतिष्ठा। अध्यक्ष तृतीया के दिन राम दरबार की मूर्तियां प्रथम तल पर गर्भगृह में करेंगे प्रवेश। वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में आए अखिल भारतीय मुस्लिम जमानत के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी बोले, वक्फ संशोधन बिल से मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं बल्कि फायदा ही है। पंजाब हरियाणा में मिलेगी गर्मी से राहत, कुछ इलाकों में जताई गई बारिश की संभावना। पंजाब के पश्चिमी हिस्से में और हरियाणा के उत्तरी हिस्से में भी गर्मी से मिलेगी राहत। खबर दिल्ली से है, जहां सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि आज हम दिल्ली के लगभग हर बड़े नाले का दौरा कर रहे हैं। जब यमुना नदी की सफाई के बारे में हम क्या कर रहे हैं, इस पर सवाल उठे जाते थे, तो उन लोगों को बताना चाहूंगी कि यमुना में गिरने वाले सभी 22 बड़े नालों में से गाद निकालने का काम चल रहा है। आज दिल्ली के जितने बड़े नाले हैं, जितनी बड़ी ड्रेन है, उसका विजिट सरकार के द्वारा किया गया। हमारे माननीय एलजी महोदय हमारे साथ रहे, मंत्री जी साथ रहे। और जब बात होती है कि यमुना की सफाई के लिए क्या किया जा रहा है, तो मैं आज आपको ये बताना चाहती हूँ, यमुना की सफाई के लिए ये जो लगातार 22 नाले जाकर के यमुना जी में जो गिरते हैं, उनकी लगातार डिसिल्टिंग पे काम, उनके लिए नए एसटीपीज और डिसेंट्रलाइज एसटीपी बनाने का काम हर 15 दिन बाद जो विजिट हो रहा है, ये लगातार यमुना सफाई के निमित्त ही ये पूरा काम चल रहा है। और पिछली बार जो हमने विजिट किया और आज जो हमने विजिट किया, इसमें एक बहुत बड़ा फर्क आप सबने देखा। यहाँ पर जिस स्पीड में काम हो रहा है, जिस गति से मशीनें यहाँ लगी हुई है, हर एक नाले पे जो अगला जो टारगेट था सफाई का, डिसिल्टिंग का, सिल्ट निकलने का, सिल्ट यहाँ से उठाने का, वो सारे टारगेट लगातार अचीव हो रहे हैं। सरकार कमिटेड है इन सभी बड़े नालों की सफाई के लिए, एक अच्छा वातावरण जिसमें कि दूषित हवाएं ना हो और नाले अपना फ्री फ्लो में चले, जितनी हर्डल है वो हटाई जाए और नई नई मशीनें ला करके उसका डिसिल्टिंग हो। और अंततोगत्वा यमुना में जाकर के जब ये सारी ड्रेन गिरे तो वो अपने साफ स्वरूप में गिरे, ताकि यमुना गंदी ना हो। इस प्रोजेक्ट के तहत आज हमने बारापुला, सुनहरी पुल और कुशक ड्रेन, ये सारी, और वजीराबाद, ये सब देखी। अब हम नजफगढ़ की तरफ जा रहे हैं, तो ये सारी वो ड्रेन है जिसकी और पिछली सरकारों ने कभी ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने कभी एसी कमरों से बाहर निकल के ये चिंता नहीं करी कि इन ड्रेन्स पे आके खड़े होने की आवश्यकता है कि काम करने की। मैं धन्यवाद देती हूँ, एलजी महोदय ने लगातार इस काम को सरकार की एब्सेंस में संभाला और आज भी वो यहाँ मुस्तैद हैं। और हम लोग सब मिलके एज ए टीम दिल्ली के लोगों की सुविधा के लिए, ताकि आने वाला समय जो है गर्मियों का, बारिशों का, उनके लिए बेहतर निकल पाए, इसके लिए काम। अगली खबर यूपी की राजधानी लखनऊ से है, जहां प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव साल 2012 से 17 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उनकी सरकार पिछड़े और दलितों के समर्थन से बनी थी, मगर उनकी सरकार के समय पर सबसे ज्यादा अत्याचार भी पिछड़े और दलितों पर हुआ था। उन्होंने सभी पिछड़ी जातियों का अधिकार छीनकर केवल अपनी जाति को देने का पाप किया। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी पहले 2012 से 2017 जब वह स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार किसके समर्थन से बनी थी? पिछड़ों और दलितों के समर्थन से बनी थी। और उनकी सरकार के समय में अत्याचार किन पर सबसे ज्यादा हुआ था? तो पिछड़ों और दलितों पर हुआ था। उन्होंने सभी पिछड़ी जातियों का अधिकार छीन करके केवल अपनी जाति को देने का पाप किया था, अपराध किया था। पूरे उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में झोंक दिया था।
गुंडों, अपराधियों, माफियाओं का हर गांव में ऐसा वर्चस्व स्थापित हो गया था कि उत्तर प्रदेश के लोग पलायन करके भागने के लिए विवश थे। आज वह बात करते हैं कि वो पिछड़ों को ध्यान रखेंगे, दलितों को ध्यान रखेंगे, वो गले लगाएंगे, छुरा भोग देंगे। उनसे पिछड़े और जो दलित हैं वो सब सजग हैं, सावधान हैं, सतर्क हैं। अभी पीडीए के नाम पर फर्जीगिरी बहुत कर चुके हैं। अब उनकी ये फर्जीगिरी चलने वाली नहीं है। मैं पूरे विश्वास से कह रहा हूँ, आप इसको रिकॉर्ड में रखिएगा। 2027 का जब परिणाम आएगा तो भारतीय जनता पार्टी 2017 वाली स्थिति में होगी और समाजवादी पार्टी 2017 में जो 47 सीटों पे सिमटी थी उस स्थिति को भी पाने के लिए उसको जद्दोजहद करना पड़ेगा। बिहार की सियासत तेज होती नजर आ रही है। बता दें, तेजस्वी यादव के बयान पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने पलटवार करते हुए कहा कि जनता ने उनकी राजनीति के पन्नों को फाड़ फाड़ कर फेंक दिया है। अब कोई आधार नहीं बचा है जिस पर तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति कर सके। वक्फ संशोधन बिल देश की संसद के पास किया गया, उसे लोग होने से रोकने की जब से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बने हैं तब से देशद्रोहियों पर कड़ी नजर रखी गई है और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में इस देश से आतंकवाद लगभग सफाया की ओर है और जो भी देशद्रोही हैं, जो इस भारत में अस्थिरता पैदा करना चाहा है, इन 14 वर्षों में उन पर कड़ी कार्रवाई हुई है और कोई देशद्रोही अब बचने वाला नहीं। ममता बनर्जी ने कहा कि लागू नहीं होगा, बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। हमारी सरकार बनेगी तो वक्त को फाड़ के फेंक देंगे, लागू नहीं होने देंगे। जनता उनके राजनीति के पन्नों को फाड़ फाड़ कर चिथरा कर फेंक दी है। अब कोई आधार नहीं बचा है तेजस्वी जी को जिस पर खड़ा होकर बिहार की राजनीति कर सके। उनका सुपड़ा साफ होने वाला है। वक्फ बिल कानून यह देश के पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया है। किसी की औकात नहीं है कि उसको लागू होने से रोक सके। बंगाल में हिंसा भी हुई है, बंगाल में सर जलाया गया है गाड़ियों को। हाँ बिल को लेकर के। हाँ, देखिए वैसे लोग जो वक्फ बिल में किए गए या लाए गए कानून को समझ नहीं पा रहे हैं और वैसे लोग जो भ्रम फैला रहे हैं, वैसे लोग के बहकावे में आकर लोग इस प्रकार का उपद्रव कर रहे हैं। वक्फ विधेयक जब पार्लियामेंट में आया था तो माननीय गृह मंत्री जी ने एक एक पहलुओं पर विस्तार पूर्वक देश को और माननीय सदन को बताया था। उसमें स्पष्ट रूप से यह है कि यह बिल किसी भी मुसलमान के खिलाफ नहीं है, गरीब मुसलमानों के हक के लिए है, उनके कल्याण के लिए है। जो पहले कुछ लोगों की संपत्ति बनकर रह गई थी, जिसका दुरुपयोग करके या अपने हित में करके वैसे मुट्ठी भर लोग जो वक्फ बोर्ड पर काबिज होकर इस प्रकार से लूट रहे थे, उसके खिलाफ का कानून है। यह गरीब मुसलमानों के हित का कानून है। इसलिए आज इस देश का कोई गरीब मुसलमान इसका विरोध नहीं कर रहा है। खुद ये मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया है सर। खुद को ना जनता बनाती है ना मुख्यमंत्री। जनता जब नकार चुकी है तो मुख्यमंत्री कहां से बनेंगे। वह मुंगेरी लाल के हसीन से अपने बिहार में एक तो बड़ा अपने यहाँ प्रचलित कहावत है, वही उनके हसीन सपने देख रहे, कुछ होने वाला नहीं, उनका खटिया खड़ा हो गया। पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में आज कन्हैया कुमार पटना में जो है यात्रा करेंगे। आप इतिहास उठाकर देखिए, 15 वर्षों के लालू राबड़ी जी की सरकार में पलायन हुआ था।
गुंडा राज, जंगल राज स्थापित हुआ था। उद्योग धंधे भी यहां से चले गए और लोग अपने जान को बचाने के लिए यहां से पलायन कर गए। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई थी कि रोजगार के लिए यहां से लोग पलायन कर गए। लेकिन अब जब से एनडीए की सरकार बनी है और जिस प्रकार से यहां विकास को गति मिली है और यहां अब रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं, तो पलायन अब रुका है। लेकिन पहले से जो पलायन करने के दोषी लोग हैं, जो तेजस्वी जी आज कह रहे हैं, उनके माताजी और पिताजी के द्वारा 15 वर्षों में जो करतूतें इस बिहार की जमीन पर उतारी गई थी, उसका परिणाम पलायन था। पलायन रुका है। पंजाब में तरनतारन के कोट मोहम्मद खान गांव में दो पक्षों के बीच विवाद सुलझाने गए सब इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में पंजाब पुलिस के 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और एक कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिस पर पंजाब बीजेपी महासचिव अनिल सुरीन का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से तरनतारन में एक सब इंस्पेक्टर की हत्या हुई है, बीजेपी उसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है। तरनतारन के गांव कोट मोहम्मद खां में एक पुलिस के सब इंस्पेक्टर की हत्या की गई है। भारतीय जनता पार्टी उसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है। कहां जा रहा है हमारा पंजाब? कहां है कानून व्यवस्था पंजाब की? अरे आम जनता तो छोड़िए, यहां पर तो पुलिस वाले सुरक्षित नहीं है। 2 ग्रुपों में झगड़ा होता है, पुलिस उस मामले में जब इंफॉर्मेशन मिलती है वहां जाती है तो एक पुलिसकर्मी की बाजू तोड़ दी जाती है, दूसरे पुलिसकर्मी को वहीं पर गोली मार दी जाती है। और मारने वाला कौन है? आम आदमी पार्टी का जो सरपंच है, उसका नजदीकी है। अगर पुलिस ही पंजाब में सुरक्षित नहीं तो आम जनता का क्या होगा? आज पंजाब में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा कर रह गई है। लोगों का पुलिस का डर खौफ खत्म हो चुका है। हमारी जो पुलिस एक बहादुर पुलिस गिनी जाती थी, आज ये स्थिति हो गई है कि उसको गोलियां मारी जाती हैं, शरेआम मारी जाती हैं। क्या कर रहे हैं भगवंत मान? क्या कर रहे हैं पंजाब के डीजीपी? भारतीय जनता पार्टी उनसे पूछना चाहती है कि आप पंजाब को किस तरफ लेकर जाना चाहते हो? पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, एक सेंसिटिव स्टेट है। क्या इस तरह से अराजकता का माहौल इस आम आदमी पार्टी की सरकार में चलने दिया जाएगा? इस बारे में सभी पंजाबियों को सोचना पड़ेगा कि पंजाब किस तरफ जा रहा है। क्या हम 80 के दशक तरफ तो नहीं जा रहे? लगभग 16 हैंड ग्रेनेड्स के अटैक्स जो हैं पिछले 3 महीने में हो चुके हैं और उनमें से अधिकतर जो है वो पुलिस स्टेशंस पे हुए हैं। अभी 2 दिन पहले हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता मनोरंजन कालिया जी के घर के ऊपर हैंड ग्रेनेड का अटैक हुआ। भगवान का शुक्र है कि वो बचाव हो गया उनका। अजीब स्थिति पैदा हो गई है। 1980 के दशक में जब पंजाब में आतंकवाद का दौर था, क्या हम उस तरफ बढ़ रहे हैं? आज पंजाब के पुलिस 1980 के बाद पंजाब के पुलिस स्टेशंस की दीवारों को 20-20 फुट ऊंचा किया जा रहा है। बाहर बुलेट प्रूफ पिकेट्स बनाई जा रही हैं। ये क्या दर्शाता है? ये एक गंभीर चिंता का विषय है। और पंजाब में मेरी एक अपील है भगवंत मान से और दिल्ली के भगोड़े अरविंद केजरीवाल से, पंजाब पर रहम करो। अगर आप सत्ता नहीं संभाल सकते, सत्ता छोड़ दो, लेकिन पंजाब को आग में मत झकोलो। अगर पंजाब में एक बार दोबारा आतंकवाद की हरकत शुरू हुई तो बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अगली खबर यूपी के अयोध्या से है, जहां श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने बयान देते हुए कहा कि राम मंदिर और परकोटे के 6 मंदिरों के पहले तल पर जल्द ही राम दरबार की स्थापना की जाएगी। भविष्य ऊपरी मंजिल पर राम दरबार, परकोटा में 6 मंदिरों की स्थापना, प्रतिमाएं, सूर्य, भगवती, अन्नपूर्णा, शिवलिंग, गणपति और हनुमान जी, शेषावतार मंदिर में लक्ष्मण जी की स्थापना, सप्त मंडप में महर्षि वाल्मीकि, वशिष्ठ, विश्वामित्र और अगस्त्य, निषाद राज, शबरी और अहिल्या, इनकी स्थापना, इसका समय आ गया है। मूर्तियां लगभग बन चुकी हैं। मूर्तियों का श्रृंगार, वस्त्र, आभूषण, ये सब तैयार हो रहे हैं, अंतिम स्टेज में है। तुलसीदास जी की प्रतिमा का स्थापना हो चुकी है। यात्री सुविधा केंद्र का मंडप, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख जो भी आदमी मंदिर के दर्शन करने प्रवेश करेंगे वो तुलसीदास जी के दर्शन अवश्य करेंगे। ये सभी प्रतिमाएं सफेद रंग के मकरना मार्बल की हैं। हमारा विचार है कि 15 अप्रैल के पश्चात इन मूर्तियों को अपने निर्माण स्थल जयपुर से अयोध्या लाना प्रारंभ कर दें। जैसे जैसे अयोध्या आती रहें, तत्काल उनको अपने निर्धारित स्थान पर रख दें। प्रतिमाएं पत्थर की हैं, बड़ी हैं, भारी हैं, इसलिए मशीन वर्क चाहिए, सावधानता रखनी पड़ेगी। लगभग 18 प्रतिमाएं रखनी होंगी। तो इसमें कुछ दिन लग सकता है, एक दिन में संभव ही नहीं है। लार्सन टुब्रो इस काम को संपन्न करेगा। 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया है, अत्यंत शुभ दिन है। हमारा सुझाव विचार है कि 30 अप्रैल अक्षय तृतीया के दिन राम दरबार को अपने स्थान पर प्रवेश करा दें। पहली मंजिल का गर्भगृह, ये सब तैयारियां हैं, सब अपने स्थान पर स्थापित हो जाएंगी। तब जून मास में कोई दिन सोचेंगे,
सभी ट्रस्टी आ जाएंगे और एक साथ प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाए। प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन 3 दिवसीय होगा। जो भी प्रमुख दिन तय होगा उसके 2 दिन पहले से शुरू करेंगे। जलवास, अन्नवास, औषधिवास, शैयावास। लेकिन जून में इस काम को अवश्य ही संपन्न करेंगे। संभवतः शेषावतार मंदिर उसको बाद में करना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि अप्रैल का अंत आने तक जितनी टावर क्रेन काम कर रही हैं उनको वहां से अब शिफ्ट कर देंगे, हटा देंगे। टावर क्रेन हटने का मतलब है अंदर अब कोई निर्माण कार्य नहीं होना, और इसलिए परकोटा उत्तर और दक्षिणी दिशा में। अगली खबर बरेली से है, जहां वक्फ संशोधन बिल को लेकर अखिल भारतीय मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी का बयान सामने आया है। देखिए, वक्फ संशोधन बिल से मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं है बल्कि फायदा है। और इस वक्फ की जमीन से होने वाली आमदनी जो जिस मकसद के लिए हमारे बुजुर्गों ने वक्फ की थी, उस वाकिफ की मंशा के मुताबिक काम होगा। उससे होने वाली आमदनी से गरीब, कमज़ोर, लाचार, यतीम, बेवा मुसलमानों की किफ़ालत होगी, उनकी आर्थिक मदद की जाएगी। इससे सामाजिक और आर्थिक तौर पर गरीब मुसलमान जो है वो उभर के आएंगे और अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। वाकिफ की मंशा भी यही थी कि जो ज़मीन वक्फ की गई है उससे होने वाली आमदनी गरीब मुसलमानों पर खर्चा की जाए, दीन के काम में, कौम की फलाह बहबूद और जन कल्याण के कामों में खर्चा किया जाए। ये नहीं हो रहा था, वाकिफ की मंशा के मुताबिक काम नहीं हो रहा था। इसलिए वक्फ में संशोधन किया गया और ये संशोधन जो हुआ है वो मुसलमानों के लिए फ़ायदेमंद है। इससे करप्शन रुकेगा और इस ज़मीन पर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, मदरसे, यतीम खाना, ये तमाम चीज़ें बनेंगी। एजुकेशन का एक बहुत बड़ा सेटअप तैयार किया जाएगा, उससे गरीब बच्चों की मदद होगी, फ्री में तालीम दी जाएगी, बैतुल-माल कायम किया जाएगा। और चंद सियासी लोग मुसलमानों को डराने में और बहकाने में लगे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि मस्जिदों, मदरसों को खतरा है। मैं आपको यकीन दहानी कराता हूं कि इस संशोधन बिल में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। मदरसों को, मस्जिदों को, खानकाहों को, ईदगाहों को, कब्रिस्तानों को, दरगाहों को इस बिल से कोई खतरा नहीं है। मैं तमाम मुसलमानों से ANI के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि इस बिल से बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है और पॉलिटिकल लोगों के बहकावे में ना आए और कोई भी उग्र प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि इसमें तमाम मुसलमानों की, गरीब मुसलमानों की भलाई के लिए काम किया गया है। और आपने देखा कि 2019 और 20 में जब CA का कानून आया तो यही चंद लोग कह रहे थे, मुसलमानों को डरा रहे थे कि तुम्हारी शहरियत, नागरिकता छीन ली जाएगी। अगर CA कानून लागू हो गया तो तुम हिंदुस्तान के शहरी नहीं रहोगे। क्या हुआ? 4 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया, वो कहने वाले नापैद हो गए और पूरे हिंदुस्तान में किसी भी एक मुसलमान की शहरियत नहीं छीनी गई। चूंकि CA ये नागरिकता देने वाला है, नागरिकता छीनने वाला कानून नहीं था। जब बाद में तमाम हकीकतें सामने आ गई,
ऐसे ही वही लोग अब फिर उभर के आए हैं और वो मुसलमानों को गुमराह कह रहे हैं, भड़का रहे हैं, उग्र प्रदर्शन पर आमादा कर रहे हैं। तो बराए मेहरबानी किसी भी प्रदर्शन की जरूरत नहीं है। इसलिए कुछ दिनों के बाद जब हकीकत सामने आएगी तो लोग सब समझ जाएंगे कि असल क्या है और नकल क्या है। सीए कानून में जो उग्र प्रदर्शन का हाल देखा, पूरे भारत में धरने प्रदर्शन हुए, यहां तक कि शाहीन बाग में कई महीनों तक धरना लगा। मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में 27 नौजवानों की जानें गई, सैकड़ों लोग जेल की सलाखों में गए। कुछ की जमानतें हो गई हैं, कुछ की जमानतें अभी नहीं है, अभी भी जेल में हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। इसलिए वक्फ संशोधन बिल के लिए मैं मुसलमानों से गुजारिश करूंगा कि किसी भी प्रदर्शन की जरूरत नहीं है। ये बिल मुसलमानों की फलाह बहबूद, फायदे के लिए, जन कल्याण के लिए है। शरीयत की रूह से वाकिफ की मंशा के मुताबिक काम होना चाहिए, मगर वाकिफ की मंशा के मुताबिक काम नहीं हो रहा था। करोड़ों की जमीनों को रियोड़ियों के भाव वक्फ बोर्डों से मिलकर के साठगांठ करके बेच दिया जा रहा था और वो अपनी जाती पॉकेट में रख लिया जाता था। गरीब मुसलमानों पर खर्चा नहीं हो रहा था। तो शरीयत के खिलाफ पहले से काम हो रहे थे, करप्शन उरूज पे था। तो इसलिए ये बिल आया है। इस बिल में कहीं भी कोई शरई मामले में मुदाखलत नहीं की गई है। जो लोग कह रहे हैं वो मुसलमानों को भड़का रहे हैं, वरगला रहे हैं और शरीयत का हवाला दे करके गलत फहमी पैदा कर रहे हैं। इनसे होशियार रहने की जरूरत। अगली खबर चंडीगढ़ से है, जहां आईएमडी निदेशक सुरेंद्र पॉल ने कहा कि पिछले 2 से 3 दिन से पंजाब और हरियाणा के कुछ इलाकों में हीट वेव चल रही थी। आज से देखिए अभी जैसे पिछले 2 से 3 दिनों में हीट वेव कंडीशन चल रही थी कुछ पार्ट्स में पंजाब हरियाणा में। अब आज से जो है उसमें मतलब कमी आ जाएगी, क्योंकि आगे 2 से 3 दिनों में हरियाणा और पंजाब के कुछ एरियाज में बारिश की संभावना है। पंजाब में वेस्टर्न पार्ट में और हरियाणा में नॉर्थ पार्ट में, इसी तरह से हरियाणा के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में। तो जो हीट वेव टू सीवियर हीट वेव कंडीशन कुछ पॉकेट्स में थी, उससे रिलीफ मिलेगा अगले 3 दिनों में। न केवल अगले 3 दिनों में, उसके बाद भी बीच बीच में देखिए टेम्परेचर में सुधार रहेगा, इम्प्रूवमेंट रहेगी, कमी रहेगी। और 17-18 के पास एक और पश्चिम विक्षोभ है, फिर से कुछ चांसेस है हल्की रेनफॉल के। तो आने वाले 5 से 7 दिन जो है अब तापमान जो है सामान्य के आसपास रहेंगे दोनों प्रदेशों में, और हीट वेव की संभावना काफी कम है। अगर है भी तो लेटली 15-16 के आसपास, जो बिल्कुल राजस्थान के 7 जिले लगते हैं, वहां पे चांसेस है। और इसके बाद फिर तापमान में कुछ बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, लेकिन अभी पश्चिमी विक्षोभ की वजह से आगे थोड़ा आने वाला टाइम थोड़ा सा बेहतर रहेगा। देखिए अब हो ये रहा है कि टेम्परेचर जो है बहुत एब्रप्ट राइज हो रहा है टेम्परेचर्स में। जैसे आपने देखा अभी इनिशियल जो अप्रैल का मंथ था, इसमें कुछ टेम्परेचर बहुत आगे चले गए। जैसे चंडीगढ़ की बात करें, 38 टेम्परेचर बहुत लेट अप्रैल में जाते तो थे, लेकिन लेट अप्रैल में जाते थे। इसी तरह से पंजाब हरियाणा के भी कई शहरों में तापमान जो है फर्स्ट वीक में ज्यादा चले गए। अब ये है कि आने वाला जो अगले गर्मी का टाइम है, जैसे अभी मई आएगा, जून आएगा, ये 2 महीने भी काफी गर्म रहते हैं और हॉट रहते हैं। तो और जो हमारा फोरकास्ट है वो टेम्परेचर ज्यादा टेम्परेचर का है। खासकर अप्रैल में कुछ राहत है, जैसे अभी अगले 7 से 8 दिन राहत है, फिर बढ़ेंगे लेकिन इतने नहीं बढ़ेंगे। तो अप्रैल में तो कुछ रिलीफ होने के चांसेस है, लेकिन मई और जून उसमें ज्यादा हीट वेव्स और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ने की संभावना है, प्रबल संभावना है। तो उसके चलते हमें सावधानी ये रखनी है कि एक तो दिन के टाइम में थोड़ा सा 12 से 3 के बीच में अवॉइड करें कि उस टाइम टेम्परेचर मैक्सिमम होता है। पहली बात तो ये है। और दूसरा, हाइड्रेटेड रहें, क्योंकि पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें। और जैसे ही हमारा फोरकास्ट आता है, क्योंकि मई और जून में अभी जो अंदेशा है, जो इनिशियल एस्टिमेट है, उससे लगता है कि ज्यादा गर्मी रहेगी उन दिनों पे। तो बिल्कुल ध्यान रखना है अपने आप को सेहत के हिसाब से। हीट स्ट्रोक्स का कई बार जैसे पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं,
तो उसमें अपने आप को बचा के रखना है। खासकर जैसे बहुत अगर जरूरी काम ना हो तो दिन के टाइम में हम उसको थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। और साथ साथ में जो ऐसे लोग हैं जिनको कुछ ऑलरेडी कोई बीमारी है, जैसे उसमें भी थोड़ा सा अपना ज्यादा प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता। और इसके अलावा जो प्रदेश सरकार भी अपना जो डिजास्टर मैनेजमेंट प्रदेश सरकारों के, वो भी समय समय पर जो है एडवाइजरी निकालते हैं। हमारे अलर्ट समय समय पर रहेंगे, उसको देख के और इन सब चीजों को साथ लेके मुझे लगता है हमें चलना चाहिए। और ये तो क्लियर है कि गर्मी इस साल ज्यादा होगी, तो हमें एक तरह से अपने आप को तैयार भी रखना है और अपने आप को संभालना। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।